हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम हमारे में आपको पहली क्लास जो मैंने आपके लिए डिक्लेयर की थी वो की थी कि मैं बीटीसी डीएलएड वालों के लिए कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। और जो मैं कोर्स करा भी रहा था, जिसमें मैं जीएस पढ़ा रहा था, उसमें मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी जो कि रिलेटेड थी आपकी बीटीसी से। लेकिन अभी आपकी जो नोटिस आया है बीटीसी डीएलएड वालों के लिए कि एग्ज़ाम आपके अक्टूबर में कराए जा रहे हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या अक्टूबर के लास्ट में या मिड में आपके एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए स्पेशल बैच लेके आया हूँ, इसका स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ। और वो होगी आपकी डेली टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, आपके एक नंबर के जो आपके टिक मार्क क्वेश्चन होते हैं वे भी कराए जाएंगे, आपके लघु भी कराए जाएंगे और आपके अति लघु क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और गारंटी के साथ मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर डीएलएड के स्टूडेंट से मेरी क्लास ले रहे हैं और लेते रहेंगे बराबर जब तक एग्जाम है, तो गारंटी देता हूं कि अच्छे मार्क्स 80% से अबव ही आएंगे। 80% से किसी भी बच्चे के कम नहीं आएंगे अगर वो बंदा इस क्लास पर फोकस करता है। ठीक है, क्योंकि स्पेशल बैच ही चलाया जा रहा है सिर्फ डीएलएड वालों के लिए, बीटीसी वालों के लिए, जिस क्वेश्चनों की उम्मीद की जा रही है जी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट 8 से 10 साल का जो हमारे पास कलेक्शन है, जो क्वेश्चन रेगुलरिटी में आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको लेकर मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को, ये आप ही का चैनल है फ्यूचर क्लासेस, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अन्य जो बच्चे हैं उन्हें भी इस चीज़ का पता चले कि फ्यूचर क्लासेस पर आपकी डीएलएड बीटीसी की क्लास चल रही है और क्लास इतनी अच्छी चल रही है। आपके डेली क्वेश्चंस कराए जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आपका जो सामान्य अध्ययन है, जो सामान्य अध्ययन आपका एक सब्जेक्ट है, सामाजिक अध्ययन है, उसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। और उसके बारे में आज मैं क्वेश्चन लूँगा शुरू से। और क्वेश्चन मैं प्रोजेक्टर वगैरह के थ्रू नहीं लगाऊंगा और पीछे बैकएंड पे बैठकर कि ये इसका आंसर होगा ये भी नहीं करूँगा। मैं बोर्ड पर आपको समझाऊँगा बिल्कुल रियलिटी में। ये देखिए, जैसे कि आप डायरेक्ट बिल्कुल सामने पढ़ रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, चलिए आंसर दीजिए जल्दी। आपने सभी ने पढ़ लिया होगा। चलिए आंसर दीजिए। देखिए अगर इसमें कोई मिस्टेक आपको मात्रा से रिलेटेड या मिलती है कुछ भी, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ें हैं सिर्फ आपको ये समझिए जो रियलिटी चल रही। देखिए हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई या किसने की? हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना की है आपके बाणभट्ट जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? बाणभट्ट जी के द्वारा। चलिए देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको 4 ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं 4 ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं तो आप फोकस नाम पे नहीं करेंगे, आप फोकस करेंगे ऑप्शन पे ABCD पर। और आपके माइंड से वो क्लियर हो जाएगा थोड़े दिन बाद। अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, सिर्फ आपके माइंड में घूमेगा कि B था, C था। चलो आपने ये तो याद कर लिया B था, लेकिन अगर उसमें सीक्वेंस बदल जाती है, A के प्लेस पर B रख दिया जाता है और B की प्लेस पर A रख दिया जाता है, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कठिन भरा हो सकता है। इसलिए मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट उसका आंसर बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो गारंटी से देता हूं कि आप बाणभट्ट का नाम नहीं भूलेंगे। हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई? बाणभट्ट के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ? टाइम पीरियड पूछ रहा है। देखिए टाइम पीरियड था 1191। क्या टाइम पीरियड था? 1191। और इस तराइन के युद्ध से एक क्वेश्चन और निकलता है कि तराइन का प्रथम युद्ध होने के बाद तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ? सेकंड युद्ध
सेकंड युद्ध हुआ आपका 1192 में। चलिए नोट कीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध होता है आपका 1191 में और तराइन का सेकंड युद्ध होता है आपका 1192 में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, और ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाल वंश के संस्थापक जल्दी बताइए, पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक जल्दी बताइए, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। कौन थे? गोपाल। देखिए चीज़ें अभी आपको सिर्फ फोकस करना है, आपको एग्जाम अपना क्लियर करने के लिए। जितनी भी मैं चीज़ें करा रहा हूँ इनसे बहुत ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पाल वंश की बात करता हूँ तो उसके संस्थापक गोपाल थे। अगर मैं पाल वंश पर आता हूँ, उसकी हिस्ट्री पर आता हूँ, उसकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो लगभग एक टॉपिक को ख़त्म करने में 1 हफ्ता लग जाता है। बात करता हूँ मैं तराइन के युद्ध की, उसमें भी 1 हफ्ता लग जाता है, किस किस के बीच में हुआ। बात करता हूँ मैं आपके हर्षचरित के रचयिता बाण भट्ट की, उनके ऊपर बात करता हूँ तो उसमें भी कई क्लास लग जाती है। अगर इसी हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा एक टॉपिक भी क्लियर नहीं हो पाएगा और एक टॉपिक भी क्लियर नहीं हो पाएगा अगर हम संपूर्ण अपने इतिहास को, जितना हमारा सिलेबस है हिस्ट्री को, सामान्य अध्ययन को पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारा 2 से 3 महीने से पहले बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगा। और इतना हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है कि हम इस समय को इसी पर लगा दें, इसी पर फोकस करें, उस बाकी 6 सब्जेक्टों का क्या होगा। इसलिए मैं आपके लिए जो चीज़ें लेकर आऊँ आप इन पे फोकस करिए, अलग से अपनी मेहनत करते रहिए, लेकिन फोकस आप इन पे भी कीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से ही मिलेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए हैं? सबसे प्रतापी राजा, प्रतापी का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली या सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन हुए हैं राजा आपके चालुक्य वंश के? तो वे हुए हैं पुलिकेशन द्वितीय। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन सभी आपके लिए महत्वपूर्ण कराए हैं, कृपया करके ध्यान लगाकर रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शेक्सपियर किस देश के थे? शेक्सपियर किस देश के थे? विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है, किस देश के थे? जल्दी बताइए आंसर अपना। तो वो थे इंग्लैंड। किस देश के थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए बात आ जाती है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, और उससे एक क्वेश्चन आपका उठकर आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं है, प्रबल दावेदारी रखता है ये क्वेश्चन। कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास जमीन है, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, उस पर हमारा अधिकार सही मायने में नहीं होता। ये गवर्नमेंट की ही होती है। एक तरीके से हमें लोन पर दी गई है, एक तरीके से हमें खेती करने के लिए दी गई है। सपोज देखिए इस चीज़ को समझिए कि जितने भी नहरवाई सिंचाई विभाग होते हैं उनके अंदर नहरवाई का जो पानी चलता है, सिंचाई के लिए पानी आता है, उस पर लगान या आपसी देनी होती है एक किसान को गवर्नमेंट के खाते में। और उसी के लिए
उस गवर्नमेंट के खाते के लिए जो आपसी लगान दिया जाता है, उसका मतलब होता है कि हमने गवर्नमेंट से जमीन लगान पर ली गई है, हमने एक खेती करने के लिए जमीन ली गई है, इस पर हम खेती तो कर रहे हैं, लेकिन जो असली जो अधिकार है वो गवर्नमेंट का है। इस चीज़ से समझिए, आपकी रोड निकलती हैं या आपकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे मेरठ की है MDA, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद की है जैसे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुजफ्फरनगर की है मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस तरीके से अगर वे चाहें तो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं सरकार, आपको एक नियमित मुआवजा देकर। अधिकार जो है वो गवर्नमेंट का होता है, इसलिए कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वह है आपका संपत्ति का अधिकार। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था, जल्दी बताइए। महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया या मंदिर को लूटा? आक्रमण किया, जल्दी बताइए। देखिए मंदिर था आपका कौन सा मंदिर? सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर। चलिए नोट कीजिए। और इसका समय भी पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ष में महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया गया, उसे लूटा गया। तो आपका सन था, आपका ईयर था 1023 से लेकर 1024। चलिए नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, ये बिल्कुल भी वेस्टेज क्लास नहीं है आपकी, आपको फोकस करना है। DLED वालों के लिए तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें आपकी चल रही हैं सामान्य अध्ययन की चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी अदर एग्जाम्स NTPC के भी लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी UPSI के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम आपके सरकारी गवर्नमेंट के होते हैं उनके लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, किसी के भी लिए अनमहत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे DLED BTC वालों के लिए बिल्कुल डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपके बन के आते हैं तो डायरेक्ट यहीं से बनकर आते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक गुलाम वंश को कह सकते हैं, आपके दास भी कह सकते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नोट कीजिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आ जाते हैं आपके इल्तुतमिश, और आपकी रजिया सुल्तान भी इस गुलाम वंश से संबंधित थी, जो कि बहुत फेमस हुई है आपकी इतिहास में। कौन? रजिया सुल्तान, वह संबंध रखती थी गुलाम वंश से। गुलाम वंश के संस्थापक थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आ जाते हैं आपके इल्तुतमिश। चलिए 2.5 अधीन का झोपड़ा जो बनाया गया था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोट का युद्ध कब हुआ? देखिए आंसर है आपका 1565। नोट कीजिए, तालीकोट का युद्ध कब हुआ? आपका 1565। देखिए ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा मोस्टली स्टूडेंट्स ने। आप सुनते हो किसका युद्ध? तराइन का युद्ध सुनते हो, पानीपत का युद्ध सुनते हो, बक्सर की लड़ाई सुनते हो, आप मराठाओं की लड़ाई सुनते हो, आप पलासी का युद्ध सुनते हो। लेकिन इस तरह के जो युद्ध हुए हैं, तालीकोट का युद्ध, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बच्चों की निगाह इस पर नहीं जा पाती है, हमारी निगाह चली जाती है बक्सर, पलासी, तराइन और आपके
पानीपत आपके मराठे हुए हैं, उनकी लड़ाई चली जाती है, दिल्ली पे चली जाती है, लेकिन तालीकोट के युद्ध पर नहीं जा पाती और क्वेश्चन वहीं से पूछता है एग्जामिनर, जहां पे हमारी पहुंच नहीं पहुंच पाती, जहां पर हमारी निगाह नहीं पहुंच पाती। लेकिन हमें ऐसा काम करना है, हमें 4 कदम आगे किससे रहना है? एग्जामिनर से रहना है। अगर हम 4 कदम एग्जामिनर से आगे रहेंगे तो हम वहां तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तालीकोट का युद्ध कब हुआ? सन 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ। चलिए नोट कीजिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। नंबर 12, विजयनगर। विजयनगर आपका एक प्रांत था, आपका विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? वह कितने भागों में, वह कितने प्रांतों में बांटा गया? प्रांतों में बांटा गया। एक तरीके से बोल सकते हैं स्टेट बोल सकते हैं, प्रांतों को बोल सकते हैं कि विजयनगर एक आप साम्राज्य था, एक कंप्लीट साम्राज्य था। किसके द्वारा उसकी स्थापना की गई और कितने प्रांतों में उसे बांटा गया? तो आंसर देख लेते हैं। हरियर व बुक्का। हरियर व बुक्का, हरियर और बुक्का दोनों भाई थे। हरियर व बुक्का दोनों भाई थे, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है और इन्हें कितने प्रांतों में बांटा जाता है? 6 प्रांतों में बांटा जाता है। क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है आपका। या तो आएगा आपकी स्थापना हरियर व बुक्का के द्वारा, या आएगा आपका प्रांतों के द्वारा कितने प्रांतों में बांटा गया? तो 6 प्रांतों में बांटा गया। चलिए नोट कीजिए। चलिए 14, सैल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, जो सैल्यूकस निकेटर था ये एक विदेशी आक्रमणकारी था। कौन था? एक विदेशी था जो आया था। किसके साथ? वो आया था, सिकंदर था आपका, उसके साथ आता है आपका सैल्यूकस निकेटर। और सैल्यूकस जो निकेटर है और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध होता है। वह युद्ध कब होता है? 305 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले 305 वर्ष पहले एक युद्ध होता है। किसके बीच? सैल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। और चंद्रगुप्त मौर्य से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। आपके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य को जिसके द्वारा शिक्षा की गई, किसके द्वारा तैयार किए गए? वे थे आपके कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य जी के भी काफी नाम थे, आप भली भांति जानते हैं। उनके गुरु कौन थे? कौटिल्य। चलिए नोट कीजिए। चलिए, अब बात हम मौर्य साम्राज्य की ही कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और निकल कर आता है मौर्य साम्राज्य से। नंबर 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक तो वो थे आपके बृहदत्त। आपके अंतिम शासक थे।
कहाँ के? मौर्य साम्राज्य के। देखिए, और मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? आपके सुंग वंश था एक, उनके द्वारा इनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र, क्या नाम था? देखिए एक क्वेश्चन और निकल कर आ जाता है, पुष्यमित्र सुंग। क्वेश्चन नंबर 17 बनता है, किसके द्वारा बृहदरथ की हत्या की गई? पुष्यमित्र के द्वारा हत्या की गई और एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई, उसका नाम था सुंग वंश। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? बृहदरथ। और बृहदरथ की जो हत्या की गई पुष्यमित्र के द्वारा की गई, और पुष्यमित्र कौन थे? बृहदरथ के कौन थे? सेनापति। चीजें इतनी हैं, अगर मैं आपको सारी चीज डिटेल में बताने लगूं, एक चीजें में से एक चीज निकल कर आती है, तो हमारी क्लास 6 महीने भी लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा आपकी जीएस को कंप्लीट होने के लिए, सामान्य अध्ययन को। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन चीजों को 1 साल तक खींचे, क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं अंडर 20 डेज। चलिए नोट कीजिए। चलिए नंबर 18 विश्व की सबसे लंबी नदी, जल्दी बताइए। तो लंबी नदी है आपकी कौन सी? नील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 19। बाघों की गुफाएं किस स्टेट में है? किस स्टेट में पाई जाती है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। और इसका कारण ये भी है कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है आपका वन्य क्षेत्र में, और उसकी सेंचुरी इतनी बड़ी है, उसका जो पेड़ पौधे हैं, जो उसकी सेंचुरी है, वन्य वन है, उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल है, और इसलिए यहां पर बाघों की गुफाएं पाई जाती है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। चलिए आप जानते हैं सम्राट अशोक जी को? सम्राट अशोक, क्वेश्चन लेकर आते हैं सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता बताइए जल्दी, क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 20 क्वेश्चन आज आपके हो जाते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं 40 से 50 क्वेश्चन आपके डेली कराऊं, 40 से 50 क्वेश्चन डेली कराऊं, या 20-20 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट के कराऊं। कल से ऐसा ही होने वाला है, 20-20 क्वेश्चन मैं 2 सब्जेक्ट के आपको कराऊंगा, और गारंटी के साथ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, विराम देना चाहता हूँ। पढ़िए, लगातार मेहनत करते रहिए, आने वाले 20 दिन के अंदर ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। अपनी ओर से भी तैयारी कीजिए, लेकिन इन क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो यहाँ से इधर से उठ कर आएंगे, और आप बाद में पछताएंगे कि भैया ने सही कहा था। चलिए गुड बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।